एक स्टूडेंट कंफर्म कर देगा कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। थैंक यू। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है कुछ टॉपिक्स इसमें से हम लोगों ने कवर कर लिए थे। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स का जो हमारे पास टॉपिक था, these slides are prepared by डॉक्टर जॉर्ज डेविस। उनकी अच्छी स्लाइड्स थी और वो भी इसी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, नेल डेल की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट यूजिंग हिज स्लाइड्स, क्रेडिट गोज टू हिम फॉर द स्लाइड्स। इस चीज़ को हम लोग देख चुके थे कि हम लोग जो टाइम है उसे कैलकुलेट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ प्रॉब्लम साइज, और साइज को फिर हम लोगों ने देख लिया था कि साइज कुड बी ऑफ डिफरेंट थिंग्स, इट कुड बी इन डिफरेंट टर्म्स। मतलब जैसा एरे हमारे पास, उसके अंदर साइज सिर्फ जो है वो हमारे पास n होगा। अगर n एलिमेंट्स हैं तो एरे के अंदर हमारे पास अगर n एलिमेंट्स हैं तो उस पर हम लोग कोई ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, सर्चिंग होगी, सॉर्टिंग होगी। अगर हमारे पास स्टैक है, लिस्ट है, क्यू है, उसका भी साइज हमारे पास जो है वो सिंपल होगा। और ग्राफ्स के अंदर भी जो है वो हमारे पास साइज जो है वो सिंपल होगा, लेकिन हमेशा बहुत ट्रिवियल नहीं होता हमारे पास साइज को आइडेंटिफाई करना। जिस तरह अगर आप एक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, आपके पास वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, ऑडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग हो रही है, तो हाउ वुड यू नो कि आपके पास जो है वो इसके अंदर कितना डाटा आएगा? ठीक है, देयर कुड बी अदर एप्लीकेशंस एज वेल जिसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम साइज को आइडेंटिफाई करना जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। इस कोर्स के अंदर हम लोग यूजुअली लाइक ग्राफ से पहले तक जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पास प्रॉब्लम साइज वन डायमेंशनल होगा। दैट मीन सिर्फ n होगा, लीनियर होगा। हमारे पास एरे के अंदर n एलिमेंट्स होंगे, स्टैक के अंदर n एलिमेंट्स होंगे, और उस प्रॉब्लम साइज के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिथम सर्च के एल्गोरिथम है तो सर्च कितने स्टेप्स ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉब्लम साइज। और हम लोगों ने कहा था कि टाइम एनालिसिस को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि मैक्सिमम एक एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा, मिनिमम कितना टाइम लेगा, ऑन एवरेज कितना टाइम लेगा। तो हम लोगों ने ये कहा था कि मैक्सिमम जो हम एक एल्गोरिथम का टाइम ले सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, वो हम लोग वर्स्ट केस उसको कहते हैं। और हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं वो रियल लाइफ के अंदर भी समहाउ वर्स्ट केस एनालिसिस जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, टर्म जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ओके, वर्स्ट केस प्रोवाइड्स अस काइंड ऑफ एन अपर बाउंड्री, जिसके अंदर हमारे पास ये होता है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम साइज है वो इससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेगा। जिस तरह अगर आपको याद हो लीनियर सर्च का वर्स्ट केस क्या था, इन वर्स्ट केस लीनियर सर्च कितने स्टेप्स लेगी टू फाइंड एन एलिमेंट? n Sir, steps 7 n स्टेप। और वो वर्स्ट केस एक्चुअली क्या होगा? upper bound. अपर बाउंड हम लोग उसको कहेंगे। और एक्चुअली वो एग्जीक्यूट कब होगा, वो सिनेरियो कब क्या होगा जिसके अंदर हमारे पास चाहिए वर्स्ट केस होगा? n सर steps जब execute बिल्कुल होंगे। आखिरी उस पे वो पड़ा हो, अब बिल्कुल आखिरी इंडेक्स पे वो नंबर पड़ा हो। एक्सीलेंट। तो जब हम लोग वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो या तो लास्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है या उस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, उस एरे के अंदर है ही नहीं जिसके अंदर हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो उन दोनों केसेस में हमारे पास जो फर्स्ट केस जो है वो n स्टेप्स लेगा एल्गोरिथम। और इसका फिर बेस्ट केस भी आपको याद होगा कि बेस्ट केस क्या होगा और कितने स्टेप्स लगेंगे उसमें? सर 1 या 2, मतलब शुरू में ही अगर हमें वो वैल्यू मिल जाती है। अगर एरे के बिल्कुल फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है तो दैट वुड बी द बेस्ट केस, और उसके अंदर वन स्टेप में या ऑर्डर वन में हम लोग जो है वो उसको कहेंगे कि इसकी बेस्ट केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 है। और फिर एवरेज हमारे पास जो है इन दोनों के बीच में आ जाएगा। सर्चिंग के हम लोगों ने जो है वो एग्जांपल की थी। फिर हम लोगों ने बाइनरी सर्च को भी देखा था। बाइनरी सर्च को हम लोगों ने जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया था। और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी को याद है कि कितनी थी? सर आई थिंक लॉग एन। और कोई स्टूडेंट ये बता देगा कि किसी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक कब होती है? जब प्रॉब्लम साइज जो है वो उसको हर स्टेप में डिवाइड करते हैं मे बी, कितने में? 2 में। मतलब हर तो स्टेप। हर स्टेप के अंदर प्रॉब्लम साइज को डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट रियली डिपेंड्स अपॉन द
बेस ऑफ द लॉग। अगर लॉग बेस 2 है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम साइज को हर स्टेप में हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें से एक पार्ट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स उस पे हम लोग कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे। दूसरे पार्ट को फिर हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे को प्रोसेस नहीं करते। अगर सारे के सारे पार्ट को प्रोसेस करेंगे तो दैट वुड बी n/2। उसको फिर हम लोग फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, एंड वी कीप डिवाइडिंग द प्रॉब्लम space into sub problems such that the sub problems get divided into two parts in each step। जिस तरह बाइनरी सर्च है ना, जब फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि बाइनरी सर्च जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मिडल एलिमेंट जो हम लोग ने एलिमेंट सर्च करना है उसे मिडल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। तो वो जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं मिडल एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो फिर हम लोग किस पार्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं, जो एरे का फर्स्ट हाफ है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, सेकंड हाफ में चले जाते हैं। अब सेकंड को पूरा नहीं स्कैन करते, सेकंड को फिर हम लोग सेकंड का मिडल एलिमेंट देखते हैं और फिर देखते हैं जो हम लोग वैल्यू सर्च कर रहे हैं उस मिडल एलिमेंट से बड़ी है या छोटी है। अगर उससे छोटी है तो फिर उस हाफ का जो फर्दर हम लोगों ने दो हाफ्स किए थे उसमें से एक को डिस्कार्ड कर देंगे, दूसरे में सर्च करेंगे। और ये हम लोग काम उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास जो है वो वैल्यू मिल नहीं जाती या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, या फिर हमारे पास वो वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, उस वक्त तक हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो लॉग बेस 2 ऑफ n का मतलब है कि हर स्टेप में प्रॉब्लम स्पेस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें से एक को डिस्कार्ड कर रहे हैं, एक को फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप के अंदर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और लॉग बेस लेट्स से 3 का मतलब होगा कि हर स्टेप में प्रॉब्लम स्पेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सो ऑन, राइट। ये हमारे पास लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास दो लेट्स से एल्गोरिथम्स हैं, एफ एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एफ ऑफ एन है, दूसरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो जी ऑफ एन है, तो इसमें से कौन सा एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास किस प्रॉब्लम साइज के लिए जो है वो बेहतर होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसका हम लोग रेट ऑफ ग्रोथ देखते हैं। जिसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होगा उतना वो एल्गोरिदम जो है वो स्लो होगा। इसके हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं तो उससे आपको जो है वो समझ आ जाएगी। ओके, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग जब बहुत लार्ज वैल्यूज ऑफ एन को कंसिडर कर रहे होते हैं तो लार्ज एन की जो लार्जेस्ट पावर होती है उसको कंसिडर करते हैं, बाकी वैल्यूज को जो है हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। अब एक एग्जांपल है, हमारे पास एक एल्गोरिदम है ए जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास 30n+8 है, और दूसरा एल्गोरिदम है बी जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास n² + 1 है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है, आपके ख्याल में कौन सा बेहतर होगा? ए वाला। n²+1। एन, ओके, एक स्टूडेंट ने कहा ए और एक ने कहा n² + 1 वाला। n² + 1 वाला क्यों बेहतर होगा बेटे? एनी आइडिया? ओके, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों की हम लोगों ने रेट ऑफ ग्रोथ को जो है वो चेक करना है। ठीक है, एक उसका आसान तरीका ये हो सकता है कि हम लोग इसके अंदर से जो एन की लार्जर पावर्स हैं उन्हें कंसिडर करें, बाकी वैल्यूज को डिस्कार्ड करते हैं, तो हमारे पास 30n+8 वुड रिजल्ट इनटू एन एंड n² + 1 वुड रिजल्ट इनटू n², राइट। तो एक इससे तो हमें पता चल जाएगा कि एन वाला एल्गोरिदम जो है वो बेहतर है। ठीक है, इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि हम लोग इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लें, या एक हम लोग टेबल क्रिएट कर लें। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग इन दोनों की ग्रोथ को देख लें। अब एक्स एक्सिस पे हमारे पास एन की वैल्यूज हैं, जिस तरह अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल्गोरिदम ए कितने स्टेप्स लेगा? 38। 38। और बी कितने स्टेप्स लेगा? एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1² + 1 2। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट 38 पे लगा देते हैं ए के लिए और एक डॉट हम लोग 2 पे लगा देते हैं बी के लिए। येलो लाइन रिप्रेजेंट्स ए एंड द रेड लाइन रिप्रेजेंट्स बी। इसी तरह फिर हम लोग इसकी लेट्स से 5 के लिए इसकी वैल्यू देखते हैं, तो 5 के लिए हमारे पास ये कितना हो जाएगा 158, और ये हमारे पास 26 हो जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू हम लोग 158 पे लगा देते हैं डॉट, और बी का जो है वो हम लोग 26 पे जो है वो डॉट लगा देते हैं।
अब हम लोग ये देख रहे हैं कि n की छोटी वैल्यूज के लिए हमारे पास जो एल्गोरिदम b है इट इज एक्चुअली फास्टर देन एल्गोरिदम a, राइट। हम लोग इन दोनों की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते रहते हैं। देयर वुड बी अ पॉइंट वेयर द एल्गोरिदम b would start taking more steps than the algorithm A। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये पॉइंट नजर आ रहा होगा। ये n की वो वैल्यू होगी जहाँ पे हमारे पास एल्गोरिदम B जो है, एल्गोरिदम एक्चुअली ये जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे A और B दोनों सेम परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन जैसी n की वैल्यू इस पॉइंट से इस वैल्यू से बड़ी होगी, एक्स एक्सिस में हम लोग इससे ज्यादा आगे जाएंगे n की वैल्यू के लिए, तो एल्गोरिदम B जो है वो एल्गोरिदम A से ज्यादा टाइम स्टेप्स जो है वो लेना शुरू कर देगा। तो हम लोगों के पास एसिम्प्टोटिकली जिस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, उसकी n की जो पावर होती है वो बड़ी होती है, उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, ज़्यादा जल्दी ज़्यादा स्टेप्स लेना शुरू कर देता है एज कम्पेयर टू द अदर एल्गोरिथम जिसके अंदर n की पावर जो है वो छोटी है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप n स्क्र प्लस वन एक टेबल बना लें, क्रिएट कर लें, उसके ऊपर n स्क्र प्लस वन लिख लें एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में 30n+8 लिख लें, ठीक है। और फिर आप जो शुरू में फर्स्ट कॉलम होगा उसके अंदर आप n की वैल्यूज लिख लें। तो n आपके पास 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, 30 है। अब उन वैल्यूज के अगेंस्ट आपके कॉलम्स फिल करना शुरू करते हैं कि n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास एल्गोरिदम A कितने स्टेप्स लेगा, n की वैल्यू एल्गोरिदम B कितने स्टेप्स लेगा, n की वैल्यू 2 है तो एल्गोरिदम A कितने स्टेप्स लेगा, एल्गोरिदम B कितने स्टेप्स लेगा। आप वैल्यूज पुट करते जाएं। एक टाइम आएगा जब आपके पास दोनों की परफॉर्मेंस सेम हो जाएगी, और एक टाइम आएगा जब आपके पास एक एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस जो है वो दूसरी से कम हो जाएगी। जैसा शुरू में आपको इस केस में एल्गोरिदम बी की परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगी, बट फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एन आपको उसके बाद से एल्गोरिदम ए की परफॉर्मेंस बेहतर मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें। तो मैथमेटिकली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू 30n+8। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और फिर आपने जो है उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, n² - 30n - 7 = 0। आप उससे जब वैल्यूज को एक साइड पे लेके आएंगे, अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपके पास n की वैल्यू आ जाएंगे। ऑफ कोर्स एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू डजंट मेक सेंस इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप n की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आप ले लेंगे। इसके अंदर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको किसी एक टूल के थ्रू आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। जैसा वुल्फ्राम अल्फा आपके पास एक टूल है, उसके थ्रू आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आप उससे भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्विकली इसके रिजल्ट्स लेने हैं तो आप इस तरह कर लें। ओपन करें, यहाँ पे आप ये इक्वेशन लिखते हैं n² प्लस n² + 1 है, n² + 1 इज इक्वल टू 30n+8। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लें। ये आपको n की वैल्यूज निकाल के दे देगा कि n की किस वैल्यू पे ये दोनों इक्वल हैं। इसका एक आपको ग्राफ भी बना के दे देगा। ये देखिए उसी तरह का आपके पास ग्राफ आ गया जिस तरह का हमारे पास स्लाइड पे था ऑलमोस्ट। ये जो ब्लैक लाइन है ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, और जो रेड लाइन है वो आपके पास जो है वो लीनियर है। और इसको जब सॉल्व किया तो n की वैल्यू 15 + 2 टाइम्स square root of 28, and that would be 30.23। ठीक है, 30.23। तो 30.23 के ऊपर जो है वो इन दोनों वैल्यूज, ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपको सेम रिजल्ट देंगी, n² + 1 भी और 30n+8 भी। आप जैसे ही 30 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, जैसा 30.23 ना, तो 30 अगर आप ले रहे हैं तो आपको एल्गोरिदम जो n² वाला एल्गोरिदम है वो
कम स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा, लेकिन जैसे आप 31 स्टेप्स या उससे ज़्यादा स्टेप्स पे जाएंगे तो आपके पास जो 30n+8 वाला एल्गोरिथम है, इट वुड गिव यू बेटर रिजल्ट्स। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं कि जो आपके पास एन स्क्वायर वाला जो आपके पास एल्गोरिथम, इसका ग्रोथ जो है वो इनिशियली आपके पास शायद आपको स्लो लग रही हो, लेकिन फिर ये तेज़ी से इसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो आपके पास आता है। और जो दूसरा आपके पास एन वाली है, इसका स्ट्रेट लाइन है, सो व्हेन यू गेट अ स्ट्रेट लाइन यू कॉल इट लीनियर ग्रोथ। और जब आपके पास एन की पावर जो होती है वो 1 होती है, तो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होती है, उसकी ग्रोथ जो है वो आपको इस तरह के चार्ट के ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जो है वो नजर आएगी। ठीक है बेटे, ये चीजें क्लियर है? यस सर। सबको सिर्फ फरीज ही समझ दी जा रही है, बाकियों को भी क्लियर है? सर जी। ये आपने बताया 31 पे जब जाएगा 31 पॉइंट समथिंग, तो उस पे आपने कहा कि 30n वाला जो है उस वो ज़्यादा बेटर है, उसकी नहीं समझ आई दोबारा। यस, आप एन एन की वैल्यू आप पुट करके देख लेना, आप इसको आप कैलकुलेटर पे जो है वो सॉल्व कर लें। एन स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? 31, पहले 30 देख लेते हैं, 30 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास 901 आ रहा है, ये अपने पास नोट कर लें। और दूसरा 30n+8 क्या होगा? 30 टाइम्स 30 900 प्लस 8 908, तो 30 के लिए कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है? 901 एन स्क्वायर प्लस 1 वाला जो 901 स्टेप्स ले रहा है। अब 31 ले लेते हैं, 31 का हम लोग स्क्वायर लेते हैं, 31 स्क्वायर तो 961 प्लस 1 962 हो जाएगा, राइट? तो 31, जब प्रॉब्लम साइज 31 है, एरे में आपके पास 31 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो एन स्क्वायर प्लस 1 वाला एल्गोरिथम 962 स्टेप्स ले रहा है। और 30n+8 वाला कितने लेगा? 30 टाइम्स 31 प्लस 8, आपके पास 938 है, तो 938 इज लेस देन जो हमारे पास एन स्क्वायर प्लस 1 के लिए वैल्यू आ रही थी 962 आई गेस। तो इसका मतलब है कि अब 31 के लिए जो है वो 30n+8 वाले एल्गोरिथम ने कम स्टेप्स लिए हैं। अब 32 की वैल्यू पुट करें, 33 की वैल्यू पुट करें, अब 31 से बड़ी जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, 30 से बड़ी जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, उसके लिए 30n+8 वाला एल्गोरिथम जो है वो कम स्टेप्स देगा। ठीक है? यस। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी वो जो कन्फ्यूजन थी ना कि आपके पास जो है वो कहीं बहुत बड़ी टर्म्स है, तो आपके पास जो है वो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हायर पावर वाला एल्गोरिथम जो है वो स्लो होगा। तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो भी आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जब आप उसके अंदर दोनों को इक्वेट करेंगे, जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 30n+8 की है, तो जब आप उसको इक्वेट करेंगे तो देयर वुड बी अ पॉइंट जहाँ पे एन की वैल्यू दो एन की एक वैल्यू के अगेंस्ट दोनों के जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो आपको सेम मिलेंगे। उसके बाद से जो आपके पास एसिम्प्टोटिकली जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, जिसकी एन की पावर कम है, वो फिर आपके पास एफिशिएंट होगा, वो कम स्टेप्स पे। तो रेंडमली हम लोग कोई और एल्गोरिथम्स कर लेते हैं, लेट्स से एन क्यूब अगर आ जाता है, एन क्यूब को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मे बी कॉमन लेके डिवाइड करके आप किसी तरीके से उसको सॉल्व कर लें। लेट्स से एन क्यूब हमारे पास एक एल्गोरिथम है, और दूसरा एल्गोरिथम जो है वो 100 एन स्क्वायर प्लस 50 एन प्लस 5000 है, राइट? तो इसको हम लोग देखते हैं कि आपके ख्याल में क्या वैल्यू होगी एन की जिसके ऊपर ये दोनों जाके बराबर हो जाएंगे? आई डोंट हैव एनी आइडिया, आपका कोई रैंडम गेस हो? ओके, लेट्स सी। इसके अंदर इक्वल का बटन हम लोग दबाते हैं, और n की वैल्यू उसने 100.99 दी है। दैट मीन्स 100 तक जो है वो n क्यूब वाला एल्गोरिथम जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा, और 100 के बाद जो है 101 ऑनवर्ड जो है ये 100 एन स्क्वायर वाला एल्गोरिथम जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। तो आई थिंक यहाँ से भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके पास जो है वो जो लोअर पावर वाला आपके पास है, जो आपके पास ये 100 एन स्क्वायर प्लस 50 एन प्लस 5000 वाला एल्गोरिथम है, इट वुड अल्टीमेटली परफॉर्म बेटर।
ठीक है बेटे, अब जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई है। यस सर। सर इसमें आपने एक और चीज़ बताई थी ना, आपने कांस्टेंट की बात की थी कि हम ये जो हाईएस्ट पावर है वो वाला सिर्फ रहने देते हैं, और जो बाकी जितने भी लोएस्ट पावर वाले टर्म्स हैं उनको हम एक्सक्लूड हम्म, कर देते हैं, हम्म, तो उसका भी आपने बताया था। हम्म। वो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के लिए, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का मतलब ये है कि हम लोग एन की बहुत बड़ी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर आप ये देखो ना कि 100n² प्लस 50n+5000 है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग लेट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व दिस फॉर n इज इक्वल टू लेट से 1 मिलियन कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी हमारे पास वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, इट्स 1 बिलियन। 1 मिलियन बहुत बड़ी वैल्यू, लेट्स से 1000 के लिए इसको कर लेते हैं। 1000 इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, बट लेट्स सी। तो इसके अंदर हमारे पास जो वो 100 मिलियन इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर से टर्म्स को उड़ाना शुरू करते हैं। 100 मिलियन आपने अपने जहन में रखना है। इसके अंदर से 5000 को उड़ा देते हैं, 50n को उड़ा देते हैं, 100 को उड़ा देते हैं। अगेन n इज अ स्मॉल नंबर, तो आपके पास जो है वो 1 मिलियन आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो 100 टाइम्स जो है वो आपके पास जस्ट स्टेप्स पड़ रहे हैं। लेकिन n की वैल्यू को आप जैसे ही काफी बड़ी वैल्यू करोगे, लेट्स से n को अगर आप 1 मिलियन पे ले जाते हो, फिर आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 3, 6, 9, 12, 15, 10⁻15 में आपके पास जो है, 10⁻16 में आपके पास कोई वैल्यू आ रही है। और अब आप इसके अंदर से जो स्मॉलर टर्म्स हैं उनको आप उड़ा दो। आप देखो 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, तो जस्ट आपके पास वो 100 टाइम्स का फर्क पड़ रहा है, वो जो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स नॉट लाइक अगर आप इसे कंपेयर करोगे एन क्यूब की किसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, तो एन क्यूब के अंदर आपके पास बहुत ड्रेस्टिकली डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे आपको जस्ट 100 टाइम्स प्रॉब्लम साइज का जो फर्क पड़ रहा है। और जो ये आपके पास टर्म थी 50 एंड 5000 वाली, वो तो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। सिर्फ ये 100n² के अंदर सिर्फ 100 टाइम्स द प्रॉब्लम साइज का फर्क पड़ रहा है, विच इज लाइक अगर आप बहुत बड़ी वैल्यूज के हिसाब से देखो तो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। सर एक यस। क्वेश्चन है। जी बेटे। सर जो आपने n³ इज इक्वल टू 100n, आपने किस तरह उसको तोड़ा था? n³ इज इक्वल टू क्या क्या आपने किस तरह लिखा था? ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम ऑर्डर n क्यूब का है, और एक एल्गोरिथम जो है वो 100n² प्लस 50n प्लस 5000 का। तो हम लोग n की सर बेसिकली वो वैल्यू देख रहे थे जिसके ऊपर जो है वो n² वाला एल्गोरिथम फास्ट हो जाएगा, उससे बड़ी सर वैल्यू। ये खुद अल्टीमेटली से तो हमें पता। अ, सर ये हाँ, खुद से जस्ट जस्ट एक रैंडम एग्जांपल है, रैंडम एग्जांपल है। रियल लाइफ में आपको शायद ही कोई ऐसा एल्गोरिथम मिले जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस टाइप की हो। 5000 का मतलब है कि प्लस 5000 का मतलब ये है कि आपके पास प्रॉब्लम साइज 1 है या 2 है या 1 मिलियन है, वो 5000 स्टेप्स उसने एडिशनल लेने ही लेने, मतलब सर दिस डज नॉट मेक लॉट ऑफ सेंस। तो जस्ट एक सर एक रैंडम एग्जांपल थी। सर एक और क्वेश्चन है कि सर हमें प्रॉब्लम साइज के हवाले से हम देखेंगे कि हमने कौन सा एल्गोरिथम चूज करना है। नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से। सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से देखेंगे जिसके अंदर n की पावर जो है वो छोटी होगी हमेशा। अगर दोनों की पावर सेम है, फिर हम लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्ट स्टेप्स किसके काम। ओके, सो अब हमें ये भी पता चल गया कि अगर दो एल्गोरिदम्स हमारे पास गिवन हो तो उसको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा एल्गोरिदम हमने चूज करना है। जनरल रूल ऑफ थंब जो है वो ये है कि जिसके अंदर n की पावर हमारे पास छोटी होगी वो एल्गोरिदम हम लोगों ने यूज करना है। अ, लेकिन अगर हम लोग बहुत प्रिसाइज होना चाहते हैं कि नहीं जी, हम लोग लेट से एग्जैक्टली n की एक वैल्यू तक जो है वो लेट से ये वाला जो एल्गोरिथम था इसके अंदर n इज इक्वल टू 30 तक जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था, और n इज इक्वल टू 31 ऑनवर्ड्स जो है वो a परफॉर्म कर रहा था। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं जी, वी वांट टू बी वेरी प्रिसाइज के n की हर वैल्यू के लिए जो है वो हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम हमने यूज करना है। तो फिर आप दोनों एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर लें।
प्रॉब्लम साइज पे चेक लगा दें। अगर आपके पास प्रॉब्लम साइज जो है वो लेट्स से 30 तक है, तो फिर आप एल्गोरिदम बी को यूज़ कर लें इस केस में। और अगर प्रॉब्लम साइज जो है वो आपके पास 31 से बड़ा है, 30 से बड़ा है, 31 या उससे बड़ी वैल्यू है, तो फिर आप ए को यूज़ कर लें। ठीक है बेटा? जी सर, ओके सर, ये क्लियर हो गया। ओके गुड, थैंक यू। अच्छा, तो इसको हम लोग जब रेट ऑफ ग्रोथ हमारे पास इसका हमें पता चल गया, तो जब n की वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी होती है, टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो इसको हम लोग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है? एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग अम, जो n की लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के अंदर मेनली हम लोग 3 नोटेशंस यूज़ करते हैं, उसे हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कहते हैं। एक हमारे पास पहली जो नोटेशन है वो बिग ओ नोटेशन है। बिग ओ नोटेशन इज यूज्ड फॉर वर्स्ट केस एनालिसिस। हमने 3 पढ़े थे ना, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। तो वर्स्ट केस हमारे पास हो जाएगा बिग ओ, एवरेज केस हमारे पास जो है वो हो जाएगा थीटा, और जो बेस्ट केस है वो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा। तो इन ग्रीक सिंबल से इनको जो है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। वर्स्ट केस बिग ओ, जो बेस्ट केस है वो हमारे पास ओमेगा, और जो एवरेज केस है वो हमारे पास थीटा। इससे रिप्रेजेंट कर लेंगे। सॉरी, मैंने शायद उनकी नोटेशन है वो अगर गलत कह दी थी, जस्ट नोट डाउन द करेक्ट नोटेशन कि ओमेगा इज फॉर बेस्ट केस एंड थीटा इज फॉर एवरेज केस। तो बस ये आपने अपने ध्यान में रखना है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हमारे पास मेनली कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। जो वर्स्ट केस है वो बिग ओ होगा, जो बेस्ट केस है वो ओमेगा होगा, और जो एवरेज केस है वो हमारे पास थीटा से प्रेजेंट होगा। नाउ व्हाट डू वी मीन के बिग ओ या वर्स्ट केस एनालिसिस, एसिम्प्टोटिक वर्स्ट केस एनालिसिस हम लोग किस तरह करेंगे, या उससे हम लोग फॉर्मली रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? तो यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ये कहते हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। हम लोग एफ ऑफ एन क्या है? हमारे पास एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। जिस तरह हमारे पास 30n+8 है, ठीक है, 30n+8, तो एफ ऑफ एन को आप रिप्लेस कर सकते हैं फॉर वन स्पेसिफिक एग्जांपल विद 30n+8। एफ ऑफ एन आपके पास क्या है? 30n+8। अब उस 30n+8 को हम लोग एसिम्प्टोटिकली लिखेंगे, तो वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? n n बनेगी। तो ये जो इक्वल टू के राइट साइड पे बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, तो ये जो जी ऑफ एन है, दिस इज बेसिकली एन, जो एसिम्प्टोटिकली है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। n² + 1 है। एफ ऑफ एन क्या है हमारे पास? n² + 1। ठीक है? उसकी हमारे पास एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? n²। n²। तो उसके अंदर जी ऑफ एन क्या होगा? n² होगा। n²। तो आपने से कंफ्यूज नहीं होना, ये एफ ऑफ एन क्या चीज है, ये जी ऑफ एन क्या चीज है। एफ ऑफ एन जो है वो एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सॉरी, हाँ, एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जिस तरह 30n+8 है, और इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, हम लोग लिखेंगे 30n+8 को क्या लिखेंगे? बिग ओ ऑफ एन। तो n जो है वो हमारे पास जी ऑफ एन होगा। इसी तरह n² + 1 में एफ ऑफ एन क्या होगा? n² + 1, जो एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और उसकी एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर लेट्स से हम लोग वर्स्ट केस की बात करें, तो उससे हम लोग क्या करेंगे? बिग ओ ऑफ n²। तो उसके अंदर जी ऑफ एन जो है वो n² हो जाएगा। ये चीज क्लियर है बेटे? यस सर। यस सर। यस सर। सर एक यस बार सर, फिर क्लियर। रिपीट कर दें। ठीक है। अब ये जो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन का क्या मतलब है? कि हमारे पास एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह n² + 1 है। तो एफ ऑफ एन हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू n² + 1। एफ को अगर हम लोग 1 पास करेंगे तो वो क्या करेगा? 1² + 1 हमें 2 रिटर्न कर देगा। एफ ऑफ एन को अगर 2 पास करते हैं, एन की वैल्यू 2 होती है, तो एफ ऑफ 2 हमें क्या रिटर्न करेगा? 2² + 1, 5। ठीक है? तो एफ ऑफ एन इज एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड बिग ऑफ जी ऑफ एन जो है वो हमारे पास उसकी एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह n² + 1 है, तो उसकी एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? n² हो जाएगी।
तो उसको हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो f ऑफ n इज एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और g ऑफ n जो है वो हमारे पास एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये बात समझ आ गई। और बिग O किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन वर्स्ट केस ये इससे ज्यादा स्टेप्स नहीं लेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि f ऑफ n इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू c टाइम्स g ऑफ n। हम लोग ये चीज यूज करते हैं जस्ट इसे मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए। मैथमेटिकली करेक्ट करने का क्या मतलब है कि 30n plus 8 would be less than or equal to some constant times n। ठीक है, अब लेट्स से 30n plus 8 है तो कांस्टेंट हम लोग जो है वो मे बी 31 ले लेते हैं, सी की वैल्यू 31 ले लेते हैं, लेट्स से 35 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। तो हमारे पास ये जो एल्गोरिथम एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये इस एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कम होगी और मैथमेटिकली करेक्ट होने के लिए हम लोग वो जो एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास n स्क्वायर प्लस 1 जो है इट वुड बी लेस देन और इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स g ऑफ n। g ऑफ n अगर हम लोगों ने n लिया था तो कांस्टेंट टाइम्स सम है। कांस्टेंट इज जस्ट फॉर लाइक कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मली करेक्ट हो, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली जो है वो करेक्ट हो। तो इसको मैं एक दोबारा समराइज कर देता हूँ एक बार को। बिग O किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वर्स्ट केस को। जिस तरह लीनियर सर्च का हम लोगों ने वर्स्ट केस देखा था, ऑर्डर n था, तो बिग उसको हम लोग कहेंगे लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह लिखेंगे? बिग O ऑफ n। ठीक है, और बिग O और उसके ब्रैकेट में n लिख देंगे सिर्फ। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये कहा था कि उसकी जो एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आई डोंट नो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की थी, मे बी इट वाज लाइक लेट्स से 2 टाइम्स n प्लस 5 थी। ठीक है, तो f ऑफ n जो है वो 2 टाइम्स n प्लस 5 है। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? f ऑफ n क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स n प्लस 5। तो 2 टाइम्स n प्लस 5 वुड बी लेस देन और इक्वल टू n टाइम्स सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जो है वो क्या हो सकता है? इट माइट बी 3, इट माइट बी 5। बस वो कोई भी एक ऐसा कांस्टेंट ले लें जिसको आप n से मल्टीप्लाई करें तो f ऑफ n की वैल्यू जो है वो उससे छोटी रहे या उसके इक्वल हो जाए। जनरली जब आप एल्गोरिथम्स को उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपके पास लूप्स होंगे या रिकर्सिव फंक्शंस होंगे जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपके पास लूप्स हैं तो उसके अंदर सिर्फ आप ये देख रहे होंगे कि लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। आपको उसके लूप की जो कंडीशंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, n स्क्वायर टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, n क्यूब टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, log ऑफ n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। तो उसके अंदर आप यूजुअली फर्स्ट केस को आप लिख देंगे बिग O ऑफ, लेट्स से अगर n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है लूप तो बिग O ऑफ n आप लिख देंगे। और अगर जो है वो n क्यूब टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है तो आप बिग O ऑफ n क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली जो है बिग O के अंदर g ऑफ n की जगह आप n स्क्वायर log ऑफ n क्यूब इस तरह की आप वैल्यूज लिखते हैं। Now, for the best case, we use the symbol omega. The concept is the same कि हमारे पास अगर प्रॉब्लम साइज n है तो ये फंक्शन एटलीस्ट इतने स्टेप्स लेगा ही लेगा, इससे कम स्टेप्स नहीं ले सकता। जिस तरह लीनियर सर्च के लिए हम लोगों ने कहा था कि एटलीस्ट 1 स्टेप ये लेगा ही लेगा। ठीक है, तो उस केस में f ऑफ n क्या हो जाएगा? दैट वुड बी लेट्स से अगर हमारे पास उसकी एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2n प्लस 5 तो ओमेगा के अंदर क्या आ जाएगा? ओमेगा 1 आ जाएगा कि ये 1 स्टेप लेगा। और इससे हम लोग मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे कि f ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स g ऑफ n। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जी f ऑफ n हमारे पास क्या है? 2n प्लस 5 है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कांस्टेंट, लेट्स से अगर हम लोग 1 भी ले लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे g ऑफ n जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 टाइम्स 1। तो ये n की आप कोई भी वैल्यू ले मैथमेटिकली 1 टाइम्स g ऑफ n जो है वो आपके पास f ऑफ n की वैल्यू से जो है वो बड़ी होगी। और इसी तरह थीटा जो है वो हमारे पास टाइट बाउंड होता है, हमारे पास एवरेज टाइप कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर एफ ऑफ एन जो है वो इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स जी ऑफ एन हो जाएगा कि एग्जैक्टली जो है वो हमारे पास इतने स्टेप्स जो है वो ये ले रहा है। ओके, अब आप मुझे क्विकली बता दें कि इन
ये मुख्तलिफ आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज दी हुई हैं, इनकी आपके पास एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एल्गोरिदम ए की क्या होगी? 30n+8 को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स से बिग ओ नोटेशन के अंदर बिग ओ बिग ओ ऑफ n, बी को बिग ओ n ऑफ एन square. स्क्वायर, एक्सीलेंट 10n³ + 2n² को बिग ओ ऑफ एन क्यूब, n³ - n², इसका भी सारा n क्यूब। बिग Big ओ O ऑफ of एन, n. एक्सीलेंट। और 1273 को सर सिर्फ सी ये कुछ नहीं, हम लोग वन यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स के लिए वन यूज करते हैं, तो बिग ऑफ वन यूज करते हैं। एक्सीलेंट। तो ये हमारे पास जब इन टाइम को, ये तो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज तो हमें पता चल गई ना, हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। तो जब उसको एसिम्प्टोटिकली लिखेंगे, वर्स्ट केस उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसे वर्स्ट केस रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वर्स्ट केस बिग ओ ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास 30n+8, ये आपको एक फंक्शन नजर आ रहा है ओ, बिग ओ, और उसके अंदर n है, इसको हम लोग रीड इस तरह करते हैं बिग ओ ऑफ n, ठीक है, बिग ओ ऑफ n², बिग ओ ऑफ n³, बिग ओ ऑफ n³, बिग ओ ऑफ 1। और बिग ओ ऑफ, अगर हम लोग लेट से ये सारी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, 30n+8 n² + 1 2n², n², इसको हम लोगों ने n² n³ 1 से रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे पास एक सेट ऑफ फंक्शंस हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने ये देख लिया था कि हमारे पास f of n जो है, इट वुड बी पार्ट ऑफ ऑर्डर g of n if f of n is less than or equal to some constant times g of n। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्डर n² वाला एल्गोरिदम है, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 2n² - 10n+10 लिखा हुआ है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n³ है, हम लोग कह सकते हैं? नो सर। नो सर, नहीं, मैथमेटिकली कह सकते हैं, क्योंकि f of n हमारे पास है 2n² - 10n+ इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम g of n। g of n हम लोग जो है वो अगर n² लेते हैं तो दैट वुड बी लाइक द क्लोजेस्ट थिंग ना, लेकिन अगर n³ लेते हैं तो तब भी मैथमेटिकली तो ये चीज़ ठीक होगी, मैथमेटिकली गलत नहीं होगा। You can say that the time complexity of 2n² - 10n + 100 is equal to order n³. You can say this thing. That would be mathematically correct. But you don't usually do this thing. आप क्या करते हैं कि आप closest जो approximation होती है वो आप लेते हैं। तो although आप 2n² - 10n + 100 को order n³ लिख सकते हैं, मैथमेटिकली दैट वुड बी करेक्ट, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, आप जो क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट है वो आप लेंगे, एंड दैट वुड बी n²। तो आप कभी भी ये नहीं लिखते कि 2n² - 10n + 10 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n³ है। मैथमेटिकली दैट वुड बी ट्रू, क्योंकि हर n² वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n³ से कम होगी, हर n³ वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n⁴ से आपके पास कम होगी। तो मैथमेटिकली तो वो सही होगा, लेकिन आप इस तरह नहीं करते। तो ये आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, 100n, 10n + 5, 30 कांस्टेंट स्टेप्स, 2n² - 10n + 100, ये सारे ऑर्डर n² में आएंगे, लेकिन आप लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो यू ट्राई टू बी लाइक एज क्लोज एज पॉसिबल। तो ये आपके पास, इसको आप जो है ऑर्डर n को आप ऑर्डर n² भी लिख सकते हैं, ऑर्डर n² को ऑर्डर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन you don't do this thing, right? मैथमेटिकली तो ये सही होगा, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट यूज टाइट बाउंड्स एज पॉसिबल, जितना हम लोग क्लोज कर सकते हैं हम लोग करें। सर ये चीज़ दोबारा रिपीट कर दें एक बार। देखो, जो ये हमारे पास 30n+8 है ना, जिस तरह ये ऑर्डर n का है, तो ऑर्डर n को हम लोग जो है वो, इसका क्या मतलब है कि ये जो 30n+8 वाला एल्गोरिथम है, ये सम n टाइम्स सम कांस्टेंट स्टेप्स लेगा, या उतने लेगा या उससे कम लेगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी ना, f of n is less than or equal to c times g of n, ये बिग O के लिए हम लोगों ने बात की थी। तो अगर f of n हमारे पास 30n+8 है, और यहाँ पे g of n हम लोगों ने कहा था कि उसकी एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास n है, और कांस्टेंट हम लोगों ने c, लेट से हम लोगों ने 50 ले लिया था। तो हमारे पास n, f of n की आप कोई भी वैल्यू पुट करें,
या आप जी ऑफ एन की कोई भी वैल्यू पुट करें तो लेस देन और इक्वल टू की जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड करेगी। 30n plus 8 would be less than or equal to 50 times n। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि 30n plus 8 would also be less than or equal to 50 times n square, 50 times n cube, 50 times n to the power 4। लेस देन और इक्वल टू तो रहेगा ना, आप n की यहाँ पे जितनी वैल्यू मर्जी बढ़ाते जाओ, ये तो लेस देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी तो होल्ड करेगी। ये बात समझ आई? जी जी सर। तो अब जब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तो इसका मतलब है कि अब जी ऑफ एन के अंदर आप एक्चुअली जो यहाँ पे जिस तरह 30n+8 है, इसकी एक एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके पास n बनी है, तो आप यहाँ पे n या उस n टू द पावर 1 या n की कोई भी उससे हायर पावर ले लो। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप log ऑफ n नहीं ले सकते, वो गलत हो जाएगा, लेकिन आप n ले सकते हो, n स्क्वायर ले सकते हो, n क्यूब ले सकते हो। उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये आपके पास टाइट बाउंड्स हैं। 30n+8 इज ऑर्डर n, n स्क्वायर प्लस 1 इज ऑर्डर n स्क्वायर, 10n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर इज ऑर्डर n क्यूब एंड सो ऑन। ये आपके पास टाइट बाउंड्स हैं जो एग्जैक्टली आपने n की पावर को देखते हुए फाइंड किए हैं। इसको आप ऑर्डर एन को ऑर्डर एन स्क्वायर भी लिख सकते हो। इनफैक्ट इन सारी टर्म्स को आप ऑर्डर एन 5 लिख सकते हो, ऑर्डर टू द पावर एन आप लिख सकते हो, एन टू द पावर एन लिख सकते हो। लेकिन वो मैथमेटिकली तो वो चीज़ करेक्ट होगी, लेकिन वो आपके पास क्लोज अप्रोक्सीमेशन नहीं होगी। तो आपने जितना क्लोज, जितना टाइट आप गेस कर सकते हो उतना आपने करना है। जिस तरह आप 30n+8 को आप ऑर्डर एन स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन आप लिखोगे नहीं, आप उसे ऑर्डर एन ही लिखोगे। ठीक है। सर एंड वाला जो है वो बी को एन में कैसे लिखा गया है? क्योंकि ऑर्डर वन वन है ना, तो ऑर्डर वन को आप ऑर्डर एन ही लिख सकते हो कि एन टू द पावर लाइक 0 इज 1, तो एन जो है वो आपके पास 1 से तो बड़ी वैल्यू होगी, तो आप इसको ऑर्डर एन भी लिख सकते हो, ऑर्डर एन स्क्वायर एन क्यूब भी लिख सकते हो। हाँ, ये अगर क्वेश्चन है कि 1273 ऑर्डर वन किस तरह लिखा गया, तो अगर हमारे पास कोई एन की टर्म इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स हो, तो उसको हम लोग 1 से रिप्लेस कर देते हैं इस टॉपिक में, एंड 1 वुड बी लेस देन और इक्वल टू एन। ओके सर। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। एज एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको ये अपने जहन में ना आपके हिफ्स हो जानी चाहिए। इसके एक्चुअली इसकी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यूज दी हुई हैं, दे आर नॉट करेक्ट, बट द शेप ऑफ द लाइंस इज करेक्ट। ठीक है, तो इसकी आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यूज को आप इग्नोर कर दो, दीज आर नॉट राइट, दे कैन नॉट बी लाइक दिस, दिस शुड बी लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 and 0 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे जो कर्व्स हैं दे आर करेक्ट। ठीक है, जो लॉग ऑफ एन होता है उसका कर्व आपके पास इस तरीके का बनता है, यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना, शुरू में वो स्टेप्स उसके बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम साइज बढ़ती है तो स्टेप्स भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपके पास प्रॉब्लम साइज जितनी मर्जी बढ़ जाए, आपके पास स्टेप्स उतने रैपिडली इंक्रीज नहीं होते। जिस तरह आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास बाइनरी सर्च है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन है। अगर आपके पास जो है वो n की वैल्यू 1 है तो इट वुड टेक लाइक 1 स्टेप्स, n की वैल्यू 2 है तो इट वुड टेक अगेन 1 स्टेप। अगर उसकी वैल्यू 4 है तो ये मैक्सिमम 2 स्टेप्स लेगा, 2 टू द पावर 2 इज 4, 2 टू द पावर 3 इज 8, तो मैक्सिमम 3 स्टेप्स लेगा, 2 टू द पावर 4 इज 16। प्रॉब्लम साइज अगर आपके पास 16 है तो ये मैक्सिमम 4 स्टेप्स लेगा, 32 पे 5, 64 पे 6, 128 पे 7। तो आप देखो प्रॉब्लम साइज आपके पास डबल होती जा रही है, लेकिन जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो लीनियरली बढ़ रहे हैं, वो बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम साइज है वो बिलियंस में भी चली जाती है, आपके पास बिलियन वैल्यूज भी हैं, तो उसके अंदर लॉगरिथमिक जो सर्च का आपके पास लॉगरिथमिक सर्च का जो एल्गोरिथम है, इट वुड टेक लाइक लेस देन 100 स्टेप्स। ठीक है, मतलब अगर लेट्स से सिंपलिसिटी के लिए एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस 10 में ले लेते हैं, लॉग बेस 10 ऑफ एन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो 1 बिलियन वैल्यूज के लिए इट वुड जस्ट टेक 9 स्टेप्स, नॉट मोर देन दैट। तो आपके पास प्रॉब्लम अगर लेट्स से लॉग की वैल्यू आपके पास बेस उसकी 2 है, तो आपके पास प्रॉब्लम साइज डबल हो रहा होगा हर स्टेप में,
लेकिन डबल प्रॉब्लम साइज के लिए जो आपके पास रिक्वायर्ड स्टेप है वो एक एक करके बढ़ रहे होंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और प्रॉब्लम साइज डबल हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन। जो n है, यू सी अ स्ट्रेट लाइन फॉर n, जितना आपके पास प्रॉब्लम साइज बढ़ेगा उतने आपके पास स्टेप्स बढ़ेंगे। जिस तरह इवन 30 n+8 है, तो वो मे बी इट वुड स्टार्ट फ्रॉम समवेयर फ्रॉम हेयर, लाइक 30 से वो स्टार्ट होगा या 38 से आपके पास वो स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद से आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, स्ट्रेट डायगोनल लाइन नजर आएगी। तो आपके पास जैसे जितना प्रॉब्लम साइज बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपके पास स्टेप्स जो हैं बढ़ते जाएंगे। तो आपके पास सबसे फास्टेस्ट जो है वो एल्गोरिदम होगा जिसका रेट ऑफ ग्रोथ सबसे कम है। यहाँ पे जैसा सबसे ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ 2 to the power n का है, और सबसे कम जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो log of n का है। तो सबसे फास्ट एल्गोरिदम्स आपके पास log of n के होंगे। You got any question? Okay. सर ये जो बाइनरी सर्च वाला एल्गोरिथम है ये बेस्ट कंसीडर किया जाता है सर्चिंग एल्गोरिथम से? नहीं, सर इससे अच्छा भी कोई है? वर्स्ट केस के लिहाज से, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखें तो यस, दिस इज द फास्टेस्ट, लेकिन एवरेज केस के हिसाब से देखें तो इससे भी बेहतर है। कि थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे हम लोग, बाद में जब कोई ऐसा एल्गोरिदम पढ़ेंगे, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे भी बेहतर हो जाएगी, log of n से भी बेहतर। log of n से बेहतर क्या हो सकता है वैसे? सर कांस्टेंट कोई भी 1 या 2 Constant. स्टेप्स लेता। कांस्टेंट, यस, एक्सीलेंट, कांस्टेंट। वो उस पे हम लोग आएंगे, ऐसे एल्गोरिदम भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो वर्स्ट केस के लिए नहीं। वर्स्ट केस के लिए इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह आपने कोई वैल्यू सर्च करनी है, इंडेक्स पे, आप किसी एक इंडेक्स पे आपने कोई वैल्यू देखनी है और इंडेक्स आपको गिवन है और एरे आप यूज कर रहे हैं, तो आप कहते हैं इंडेक्स 5 पे जो वैल्यू वो मैंने रीड करनी है, तो वो जो लुकअप है, एरे में लुकअप है, वो ऑर्डर 1 है, ठीक है। लेकिन सर्च के अंदर भी जो है वो हम लोग इसको ऑर्डर 1 के करीब करीब लेके जा सकते हैं, एटलीस्ट फॉर एवरेज केसेस को हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा, n जो है वो लीनियर है, n log of n जो है वो n से स्लो होगा। n स्क्वायर जो है वो आपके पास काइंड ऑफ इस तरह का कर्व नजर आएगा, n क्यूब 2 to the power n, ये सारे कर्व नजर आएंगे। जितनी आपके पास n की पावर बढ़ती जाएगी उतने आपके पास ये इसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगा, उतनी तेजी से जो है वो उसका नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो बढ़ेंगे। जिस तरह अगर हम लोग कहते हैं कि जी 2000 स्टेप्स के लिए लॉग एल्गोरिदम कितने 2000 प्रॉब्लम साइज के लिए log n का एल्गोरिदम कितने स्टेप्स लेगा, ये में भी 8 स्टेप्स जो है वो ये ले रहा है, ठीक है, 2000 प्रॉब्लम साइज के लिए। उसी के लिए आपके पास जो है वो ऑर्डर n का एल्गोरिदम कितने स्टेप्स ले रहा है, वो 2000 स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। उसी के लिए आपके पास 2 to the power n वाला एल्गोरिदम कितने स्टेप्स लेगा, you will have very large value, much larger than the values which are displayed on this slide। तो आपके पास इनफैक्ट अगर आप देखो तो 16 प्रॉब्लम साइज 16 के लिए जो है वो 2 to the power n का एल्गोरिथम जो है वो 65,000 स्टेप्स ले रहा है, इट्स एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है। तो जब भी आपके पास 2 to the power n में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है, n फैक्टोरियल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है, तो देन यू सिंपली डोंट यूज दैट एल्गोरिथम, क्योंकि 100 या उससे बड़ी वैल्यूज के लिए वो एल्गोरिथम आपको कभी हमारी लाइफ के अंदर हमें रिजल्ट्स नहीं देगा। ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, इधर प्रॉब्लम साइज है 10, 20, 30, 40, 50, 100,000, 10,000, 100,000, 1 million एंड सो ऑन, 1 बिलियन तक है 10⁻⁹। और यहाँ पे आपके पास बताया हुआ है कि आपके पास log of n का एल्गोरिथम कितने माइक्रोसेकेंड्स लेगा, एज्यूमिंग ये कि आपके पास एक इतने मिलियन स्टेप्स जो हैं वो एक एक साइकिल में सीपीयू जो है वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये देखो कि आपके पास 10 प्रॉब्लम साइज के लिए आपके पास लॉगरिथमिक जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम है, लेट्स से बाइनरी सर्च है, वो 0.03 माइक्रोसेकंड ले रहा है, 003 माइक्रोसेकंड्स ले रहा है, और आपके पास 100 मिलियन टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 10⁻⁹ 1 बिलियन पे आप चले जाते हो, तो टाइम कितना लग बढ़ रहा है, 0.003 से आप 0.03 पे जा रहे हो, सिर्फ 10 टाइम्स आपके पास जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ रहा है। ये एग्जीक्यूशन टाइम्स हैं जब आपके पास प्रॉब्लम साइज जो है वो 100 मिलियन टाइम्स बढ़ रही है। यू सी मतलब कितने फास्ट आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो जस्ट 1 बिलियन प्रॉब्लम साइज के लिए भी you are getting results in like 0.03 microseconds. It's extremely fast. Linear is also not bad, 1 बिलियन प्रॉब्लम साइज को आप 1 सेकंड में आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे,
n log of n is also not that bad. इसके अंदर आपके पास 30 सेकंड्स में आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं। n स्क्वायर के अंदर अगर आपके पास प्रॉब्लम साइज जो है वो 10 टू द पावर 9 हो जाती है, 1 बिलियन वैल्यूज आप दे देते हो n स्क्वायर के एल्गोरिथम को, तो आपके पास एक कंप्यूटर पे उससे, एक नॉर्मल कंप्यूटर पे उससे सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? 31 ईयर्स। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है तो कभी भी आप उसे 1 बिलियन वैल्यूज नहीं दोगे। अब यहाँ से एक और चीज़ पता चल गई कि जब हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हमें गिवन होती है एल्गोरिथम्स की, तो हमें ये पता है कि कितने प्रॉब्लम साइज के लिए हम लोगों ने इस एल्गोरिथम को यूज करना है। अगर उससे बड़ा प्रॉब्लम साइज है तो इट्स बेटर इवन नॉट टू रन द प्रोग्राम, राइट? तो आप लेट्स से कितने आप कर सकते हो, एन स्क्वायर जो है वो आप कितने प्रॉब्लम साइज तक के लिए यूज कर सकते हो? 1000 आपके वैल्यूज हैं, प्रॉब्लम साइज 1000 है तो 1 मिली सेकेंड एक्सेप्टेबल, 100 मिली सेकेंड एक्सेप्टेबल, 100,000 वैल्यूज हैं तो आपके पास 10 सेकेंड्स लग रहे हैं एक्सेप्टेबल। मे भी अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं चाहिए तो 1 मिलियन वैल्यूज के लिए आपको 16 मिनट्स लग रहे हैं, दैट माइट आल्सो बी एक्सेप्टेबल। कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स लगाए हुए हैं, आपके पास 10 टू द पावर 7, दैट मीन 10 मिलियन आपके पास वैल्यूज हैं, यू कैन वेट फॉर 1 डे, राइट? बट एज सुन एज यू गो बियॉन्ड 10 to the power 7, order n square algorithms are not feasible. You have to wait like for many months to get the results. और 1 billion के लिए no way, you cannot use it. Order n cube आप कितनी वैल्यू, कितने प्रॉब्लम साइज तक के लिए आप order n cube का एल्गोरिथम यूज अफोर्ड कर सकते हैं? What do you think? 10 की पावर 4 तक 10 की पावर 4 तक, यस, दैट इज अ रीजनेबल गेस कि आपके पास जो है वो 10,000 प्रॉब्लम साइज है। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, वो आप देखोगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे, वो ऑर्डर एन क्यूब की बनती है, जिसका सिंपल एल्गोरिथम है। तो वो आपके पास ऑर्डर एन क्यूब आप मे बी 10,000 हो तो आप 16 मिनट्स तक वेट कर लो। रियल टाइम में तो आप नहीं वेट कर सकते 16 मिनट के लिए, राइट? लेकिन अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं तो मे बी आप 10 टू द पावर 4 तक के लिए वेट कर लो, लेकिन 10-11 दिन वेट करना ऑर्डर एन क्यूब का इज नॉट feasible. 10 to the power 6, no way. 1 मिलियन आपके पास प्रॉब्लम साइज होगा, you will not use it. 2 to the power n की क्या स्टोरी है? As soon as problem size gets around like 40, ये 18 मिनट ले रहा है, 50 पे 13 डेज ले रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास 40 से ज्यादा प्रॉब्लम साइज सीट करेगा तो आप इसे नहीं यूज करोगे। और अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मैंने तो यूज करना ही करना है, मैंने तो जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे मैं कंप्यूटर के सामने बैठा रहूंगा, और आप उसे 100 एलिमेंट्स दे देते हो, एरे का साइज 100 है, तो 2 टू द पावर n का एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा होगा? 10 टू द पावर 13 ईयर्स, 13 या 35 है, क्लियरली यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा। तो ये तो शायद मतलब कितना, आई डोंट नो हमारी जो है यूनिवर्स कितनी ओल्ड है, तो ये तो हम लोग आखिरत से की बात कर रहे हैं कि तब जाके हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? तो 2 टू द पावर n का जो एल्गोरिथम है वो आपने मे बी 40 तक आप यूज करना एक्सेप्टेबल है, 40 से ज्यादा प्रॉब्लम साइज होगा तो आप उसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है? तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर जिस तरह ऑर्डर एन क्यूब के एल्गोरिथम आपके पास गेमिंग है ना, उसके अंदर आपके पास जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो बहुत इंटेंस सारी कैलकुलेशन वो मैट्रिसेस की फॉर्म में हो रही होती है और बड़ी रैपिडली हो रही होती है, 120 फ्रेम्स पर सेकंड है, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में उसने 120 ऑर्डर एन क्यूब की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं तो सब प्रॉब्लम्स को मल्टीपल कोर्स पे रन करते हैं, जिस तरह जीपीयू जो है उसकी कोर्स जो होती हैं इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू सॉल्व मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस हो गई, वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गए, और आपके पास एक अच्छे जीपीयू के अंदर जो है वो यू हैव थाउजेंड्स ऑफ कोर्स, तो आप जो है वो प्रॉब्लम साइज को डिवाइड कर देते हो और उसको फिर थाउजेंड्स ऑफ कोर्स पर आप एग्जीक्यूट करते हो, दैट्स हाउ यू गेट लाइक वेरी फास्ट रिजल्ट्स। तो फिर आप एक एक कोर के ऊपर उसको नहीं रन करोगे, ठीक है? तो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जहन में जो है वो होनी चाहिए। सर एक और क्वेश्चन है। जी बेटा। सर जब गूगल पर सर्च करते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में, तो ऊपर लिखा आता है छोटी सी स्टेटमेंट के अबाउट 150 जो मिलियन रिजल्ट्स, और आगे उसके लिखा होता है 0.30 सेकंड्स। तो वो जो 0.30 सेकंड्स है वो क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है एल्गोरिथम की जो फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती,
कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। यहाँ पे भी देखो जो ऊपर कॉलम के लेबल्स हैं, दीज आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, और नीचे जो वैल्यूज दी हुई हैं ये आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम है, तो वो एग्जीक्यूशन टाइम होता है। वो गूगल ये शो कर रहा होता है कि इतने मिलियन रिजल्ट्स को जो है वो उसने लेस देन 1 सेकंड में फैच करके दिया आपके लिए। और अगर आप गूगल के सेटअप को थोड़ा सा स्टडी करोगे तो वो एक कंप्यूटर पे इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे, दे आर यूजिंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हमें सर्च रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ग्राफ्स पे जाएंगे ना, तब इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गूगल जो है वो सर्च करना इज वन थिंग, वो खैर आपको उससे पहले भी पता लग जाएगा, लेकिन गूगल एग्जैक्टली किस तरह रैंक कर रहा होता है वेबसाइट्स को, टॉप 10 पे किन को लेके आता है, तो वो मैं आपको ग्राफ्स पे जाके इंशाल्लाह बताऊंगा। सर जो ओके सो जी बेटा। सर ये एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी होता है लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्जीक्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास इस तरह हम लोगों ने पढ़ा है ना, बिग ओ है, ओमेगा है, थीटा है, एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एन होती है कि अगर प्रॉब्लम साइज एन है तो एन स्क्वायर टाइप कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि अगर लेट्स से 100 आपके पास एन की वैल्यू है तो ये 100 स्क्वायर स्टेप्स ले रहा होगा, तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स बता रहा होता है। ये होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के एक प्रॉब्लम साइज के लिए एक एल्गोरिथम कितने स्टेप्स लेगा। जो एक्चुअली टाइम लग रहा होता है ना, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 10 मिनट, वो एग्जीक्यूशन टाइम होता है। वो आपके पास जो है वो जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तब आपको एग्जीक्यूशन टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम्स की अप्रोक्सीमेशन दी हुई है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम साइज लेट्स से 50 है तो आपके पास एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम जो है वो आपके पास 2.5 माइक्रोसेकंड्स जो है वो ले रहा होगा। ओके सर। एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास सेकंड्स में होगा और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्टेप्स में होगी, वो हमारे पास एन स्क्वायर लॉग ऑफ एन इस तरह के फंक्शंस में। ओके सर। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग एक्चुअली कर चुके थे लास्ट क्लास में, इस वजह से मैं इसको आगे जा रहा हूँ। आई नो क्लास टाइम इज ओवर। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया था, आई होप ये आप लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, आई नो आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी शुरू हो गया। जब आपके पास जस्ट ये एक लास्ट आई थिंक वी वुड नॉट टेक लाइक मोर देन 2 मिनट्स इन इट। जब आपके पास वाइल स्टेटमेंट होती है तो आप ये देख रहे होते हैं कि उसकी बॉडी कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, वो आपके पास लेट्स से अगर वर्स्ट केस की बात करें तो वो बॉडी जितने स्टेप्स ले रही होगी वो आपके पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके पास होगी। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो बॉडी कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, एक चीज़ की बॉडी कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, और फिर आपके पास वो बॉडी जो है वो इटसेल्फ कितने स्टेप्स ले रही है। अगर बॉडी आपके पास n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है और इसके अंदर हर जो स्टेटमेंट है वो एक एक स्टेप में एग्जीक्यूट हो रही है, तो आपके पास उसकी ऑर्डर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। लेकिन अगर बॉडी के अंदर आपके पास कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ हर लूप के अंदर n स्टेप्स ले रहा है, तो n टाइम्स आपके पास बॉडी एग्जीक्यूट होगी। n हर लूप की स्टेप, हर आइट्रेशन के अंदर जो है वो n स्टेप्स चाहिए, तो n टाइम्स n टोटल आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n स्क्वायर हो जाएगी। तो आपने ये देखना होता है कि बॉडी के अंदर आपके पास जो है वो स्टेटमेंट्स कितना टाइम ले रही हैं। यूजुअली अगर बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक स्टेप ले रही हैं तो आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है। फॉर स्टेटमेंट में भी बिल्कुल इसी तरह होता है जैसा लूप के अंदर है, वाइल लूप के अंदर है। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ में आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है किसी एल्गोरिथम में, तो आप इफ वाले पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं और एल्स वाले पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। इफ वाले टाइम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेट्स से अगर आपके पास ऑर्डर एफ ऑफ एन है और एल्स वाले पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर जी ऑफ एन है, तो वर्स्ट केस के अंदर आप क्या करेंगे, देख लेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप इन दोनों के ऊपर मैक्स देख लेंगे, ऑर्डर मैक्स ऑफ एफ ऑफ एन कॉमा जी ऑफ एन। तो अगर लेट्स से इफ वाले पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है, इफ वाली स्टेटमेंट जो है आपके पास, और एल्स वाला जो ब्लॉक है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर ज़्यादा बड़ी वैल्यू है ना, तो आप जो है वो फिर अगर इफ वाला पार्ट n स्टेप्स ले रहा है और एल्स वाला पार्ट n स्क्वायर स्टेप्स ले रहा है, तो आप इस ओवरऑल जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे वो ऑर्डर n स्क्वायर निकालोगे। और लास्ट अगर आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, फिर उसके बाद कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, फिर आपके पास कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, तो इसके अंदर से ब्लॉक जो है वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है, पहला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एंड सो ऑन। तो इसके अंदर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये,
तो अगर आप उसे एसिम्प्टोटिकली देखोगे तो आपके पास उसमें से लेट्स से अगर ये आपके पास F1 जो है ये आपके पास n स्टेप्स ले रहा है, F2 n स्क्वायर स्टेप्स ले रहा है, Fk जो है वो 50 स्टेप्स ले रहा है, तो एसिम्प्टोटिकली फिर आप इसमें से कौन सा पिक कर लोगे जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो वो F2 अगर n स्क्वायर है तो फिर आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा है तो आप वो ले लोगे। इस पूरे ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर n स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपके पास मेन था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कर लेंगे और फिर उसके ऊपर उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोगों को और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक भी क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। और फिर वेडनेसडे को हमारी क्लास है दोबारा, इंशाल्लाह वेडनेसडे को दोबारा मिलते हैं। जस्ट आप लोग कोशिश करें कि टाइमली 8:30 पे जो है आप लोग सारे ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। सर